माता दी। अनीसा, जल्दी उठो, देखो सूरज चढ़ आया है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। कॉलेज नहीं जाना है तुम्हें? कविता जी अपनी बेटी अनीशा को उठाती है। मम्मी, थोड़ी देर और सोने दो। तभी बाहर से अनीसा की दादी की आवाज़ सुनाई देती है। और सर पर चढ़ाकर रखो बेटी को, सारे शहर वाले जागकर आधा काम कर लिए होंगे और ये महारानी अभी तक सोई हुई है। अपनी दादी की आवाज़ जैसे ही अनीशा के कान में सुनाई देती है, वह जल्दी से उठ जाती है। सॉरी मम्मी, मेरे कारण आपको आज फिर दादी से बात सुननी पड़ी। तुम दादी की बातें छोड़ो, वह तो ऐसे ही हर रोज़ बोलती है। तुम जल्दी से फ्रेश हो और कॉलेज जाओ। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। ओके मम्मी। और फिर वह जल्दी जल्दी फ्रेश होती है और नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में रहने वाली अनीशा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। उसके पापा एक सरकारी रेलवे कर्मचारी है और मम्मी गृहिणी है। अनीशा से बड़े उसके 3 भाई हैं, सुमित, मोहित और छोटा अंकित है। तीनों लखनऊ में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अनीशा अभी ग्रेजुएशन कर रही है। अनीशा की दादी, जो कि ज़्यादा बोलने वाली महिला है, वह घर के सारे फैसले लेती है। अनीशा के दादाजी का स्वर्गवास हो चुका है। अनीशा की दादी अपने चारों पोते पोतियों से बहुत प्यार करती है, लेकिन वे चाहती है कि उनकी पोती अनीशा पढ़ाई के साथ साथ कुछ घर का कामकाज भी सीख ले, ताकि उसे ससुराल में किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन अनीशा को घर के कामों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसे तो सिर्फ पढ़ाई का भूत सवार था, जिसे देख उसकी दादी को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन मध्यम कद की गेहुआ शकल और हंसमुख चेहरे वाली अनीशा की हंसी देखकर दादी अपना गुस्सा शांत कर लेती थी। लेकिन अनीशा के घर से बाहर निकलते ही वह अपना सारा गुस्सा अपनी बहू कविता जी, अनीशा की मम्मी पर निकालती थी। अनीशा के पापा संजय जी यह सब देखते थे, लेकिन अपनी माँ के आगे कभी कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ इस तरह से इन लोगों का परिवार चल रहा था। अनीशा जैसे ही कॉलेज पहुँचती है, कॉलेज के गेट पर ही उसकी फ्रेंड ज्योति मिल जाती है। अरे अनीशा, आज फिर से तुम लेट हो। हाँ चलो, हम दोनों साथ ही चलते हैं। मैम की बात को हम दोनों मिलकर सुन लेंगे। और फिर दोनों क्लासरूम में जाते हैं। लेकिन क्लासरूम में इंग्लिश की क्लास ले रही नताशा मैडम उन्हें क्लास में आने की परमिशन नहीं देती है और बोलती है, तुम दोनों बाहर ही रहो। मेरे क्लास में कोई बीच में आए, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नताशा मैडम कॉलेज में दूसरे शहर से ट्रांसफ़र होकर नई नई आई थी। उन्हें गुस्सा बहुत आता था। इससे पहले कि एक दिन उन्होंने अनीशा और ज्योति को वार्निंग देकर क्लास में आने की परमिशन दी थी, लेकिन दोबारा उन दोनों को लेट देखकर आज उन्होंने क्लासरूम में आने नहीं दिया और दोनों वहाँ से नताशा मैम की डांट सुनकर बाहर बरामदे में चली जाती है। वहाँ खाली पड़े एक बेंच पर बैठ जाती है। ज्योति, यह नताशा मैम अपने कॉलेज में नई आई है और इनका गुस्सा तो देखो, हमें क्लास में घुसने तक नहीं दिया। ठीक ही तो किया उन्होंने, गलती तो हमारी है जो हम लेट आए हैं। क्या गलती है यार, 10-15 मिनट लेट तो चलता है ना, इसमें इतना क्या गुस्सा करना। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज़ आती है, बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, 10-15 मिनट लेट आने से भला क्या हो जाता है। ये नताशा मैडम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह कहते हुए वह भी इन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। ज्योति, जो कि सुंदर और बहुत ही बातूनी लड़की थी, उसे लड़कों से दोस्ती करना बहुत पसंद था। तुरंत पूछती है, क्या मैम ने तुझे भी क्लासरूम में नहीं जाने दिया? हाँ,
मैम ने मुझे भी क्लासरूम में नहीं जाने दिया, तो मैंने सोचा तुम दोनों को कंपनी दे दूं। क्या तुमने इस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है? हाँ, मैंने 15 दिन पहले ही यहाँ एडमिशन कराया था, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आज से क्लास लेने आया हूँ और मैम के कारण मैंने पहला क्लास मिस कर दिया। कोई नहीं, यह सब होता रहता है। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है और इससे पहले तुमने कहाँ से पढ़ाई की है? मेरा नाम जतिन है और पहले मैं चंडीगढ़ में रहता था और वहीं पढ़ाई करता था। चंडीगढ़ से तुम यहाँ क्यों आ गए? बस ऐसे ही, या फिर यह कहो कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम दोनों से कैसे मिलता? अच्छा, तो तुम हम दोनों से मिलने के लिए चंडीगढ़ से यहाँ आकर एडमिशन ले लिए हो। वाह, वेरी फनी यार। और फिर तीनों हंसने लगते हैं। तुम दोनों अपने बारे में भी तो बताओ। हाँ हाँ, बताती हूँ। मेरा नाम ज्योति है और यह मेरी फ्रेंड अनीशा है। हम दोनों ने इसी कॉलेज से पढ़ाई की है। जतिन, अच्छी बात है। तुम दोनों तो यहाँ की पुरानी स्टूडेंट हो। क्या तुम दोनों मेरी फ्रेंड बनोगी? हाँ बिल्कुल, आज से हम लोग तुम्हारे फ्रेंड हैं। जतिन, ज्योति, तुम तो मेरी फ्रेंड बन ही गई हो। एक बार अपनी फ्रेंड अनीशा से भी पूछ लो। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह मेरी फ्रेंड बनना नहीं चाहती है। अनीशा, हाँ जी बिल्कुल, मैं इस तरह किसी से भी तुरंत फ्रेंडशिप नहीं कर लेती। जतिन, ठीक है, फिर तुम मुझे अच्छे से जांच परख लो, फिर दोस्ती कर लेना। अरे जतिन, यह अनीशा ऐसे ही बोलती रहती है। मैं बोल दी ना, आज से हम तीनों फ्रेंड हुए तो हुए। ठीक है, तो क्यों ना आज इस दोस्ती के नाम पर एक छोटी सी पार्टी हो जाए। बिल्कुल, यहाँ बगल में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ चलते हैं, पढ़ाई तो होती रहेगी। ओके, चलो। अनीशा, ज्योति, तुम और जतिन चले जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे आगे की क्लास लेनी है। ज्योति अनीशा को साइड में ले जाते हुए बोलती है, अरे पढ़ाकू की बच्ची, सिर्फ तुझे ही पढ़ाई नहीं करनी है, हम लोगों को भी करनी है, और हर दिन तो हम लोग पढ़ाई करते ही हैं। आज अगर कोई अपने पैसे से पार्टी करने को तैयार है तो तू बीच में क्यों बोल रही है? चुपचाप से हम लोगों के साथ चल और पार्टी एंजॉय कर। इतना बोलकर ज्योति अनीशा की बात बिना सुने ही जतिन से आकर बोलती है, अनीशा भी तैयार है चलने के लिए, चलो हम चलते हैं। और फिर तीनों वहाँ से रेस्टोरेंट चले जाते हैं। वहाँ तीनों मिलकर बर्गर समोसे खाते हैं। ज्योति और जतिन ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन अनीशा का ध्यान तो क्लास पर था और एक और क्लास इस दोनों के कारण मिस हो गई है। साथ ही अनीशा को यह डर भी लग रहा था कि अगर किसी जान पहचान वाले ने उसे यहाँ देख लिया और घर जाकर बता दिया तो उसका कॉलेज आना भी बंद हो जाएगा। इसीलिए वह बहुत परेशान सी बैठी हुई थी। जतिन और ज्योति की बातें उसे बोरिंग कर रही थी। जतिन, अनीशा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या हुआ? कोई परेशानी है? नहीं, तुम लोगों की बातें अगर ख़त्म हो गई हो तो कॉलेज चले। जो एक दो क्लासेज बचे हुए हैं उसे तो कम से कम पूरा कर ले। हाँ निशा, यह बात तुम सही कह रही हो, अब हमें चलना चाहिए। और फिर तीनों वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तीनों दोस्त कॉलेज पहुंचकर
अपने क्लासेस पूरा करते हैं और अपने अपने घर को जाते हैं। अनीशा अपने घर पहुंचती है तो देखती है दादी और मम्मी साथ में मिठाई खा रहे हैं। क्या बात है, आप दोनों एक साथ मिठाई खा रहे हैं? अनीशा की दादी सुखवंती जी, अरे अनीशा आओ आओ, तुम भी मुंह मीठा करो, बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे सुमित भैया ने नौकरी की परीक्षा पास कर ली है। अनीशा खुशी से उछलने लगी। अरे वाह, आखिर सुमित भैया ने सरकारी नौकरी का एग्जाम पास कर लिया। मैं अभी उनको कॉल करती हूँ। और वह तुरंत सुमित को कॉल लगा देती है। दोनों भाई बहन के बीच थोड़ी नोकझोंक इसीलिए होती है कि सुमित ने अनीशा को सबसे पहले ये बात क्यों नहीं बताई। फिर थोड़ी देर के बाद अनीशा फ़ोन रख देती है और मिठाई खाने लगती है। सुखवंती जी अपनी बहू कविता जी से, सुनो कविता, सुमित को नौकरी ज्वाइन करने दो और ज्वाइन करने के 2 से 3 महीने बाद ही मैं अपने पोते की शादी धूमधाम से करूंगी। कविता जी, अरे माँ जी, अभी शादी की इतनी जल्दी क्या है, अभी उसे 2-4 साल अच्छे से नौकरी तो कर लेने दीजिए, और अभी तो उसके पढ़ने का टाइम है, वह इससे भी अच्छी नौकरी करना चाहता है। अभी से उसकी शादी कराकर जिम्मेदारियां क्यों देना। सुखवंती जी, देखो कविता बहू, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, बच्चे बाहर अकेले पढ़ रहे हैं और आजकल ज़माना ठीक नहीं है। तुम सोचोगी कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ाई कर रहा है और एक दिन वह तुझे बिना बताए शादी करके घर आ जाएगा, तब तुम लोग क्या करोगी। इससे तो अच्छा है कि हम लोग अभी ही अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दें, ताकि वह उसमें उलझा रहे। और सुनो, हमारे पोते की तो सरकारी नौकरी लग गई है, तो अच्छा खासा दहेज भी मिल जाएगा, और अगर वह खुद से शादी कर लेगा तब तो घर में कुछ भी आने से रहा। अनीशा, अरे दादी, अगर भैया अपनी पसंद से शादी करते हैं तो यह तो अच्छी बात होगी ना, आप अपने मन से उसकी शादी कहीं भी करा दोगी, और यह आप दहेज के बारे में क्या बोल रही है। दहेज तो पहले के ज़माने में लोग लेते थे, क्योंकि वह पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी सोच के होते थे। आजकल लोग दहेज लेना छोड़ दिए हैं, इसीलिए भैया की शादी में भी कोई दहेज नहीं लिया जाएगा। दादी सुखवंती जी, तू तो चुप ही रह और ध्यान से सुन ले। कॉलेज जाती है तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, किसी लड़के के चक्कर में नहीं पड़ जाना, और जैसे ही तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा मैं तुरंत तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन माँ जी, अनीशा सही तो कह रही है, आप खुद सोचिए कि अगर हम सुमित की शादी में दहेज लेंगे तो अनीशा की शादी में भी तो दहेज देना पड़ेगा। इसीलिए ना तो हम दहेज लेंगे और ना देंगे, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों गलत होता है। माँ जी, सुखवंती जी, देखो तुम दोनों माँ बेटी मुझे उपदेश मत दो, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसीलिए तुम दोनों शांत रहो। और वैसे भी इस घर में आज तक वही हुआ है जो मैं बोली हूँ। ये सुनकर कविता जी और अनीशा दोनों चुप हो जाते हैं। अनीशा अपने कमरे में चली जाती है और कविता जी किचन में अनीशा के लिए नाश्ता निकालने चली जाती है। कविता जी किचन में मन ही मन सोचती है, माँ जी कुछ भी बोल ले, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी ऐसे नहीं करूँगी। मेरा बेटा जहाँ चाहेगा वह उसकी शादी होगी। इसके लिए मुझे माँ जी से जितना भी बात सुनना पड़े मैं सुन लूँगी, लेकिन अपने बेटे के साथ गलत नहीं होने दूंगी। इधर अनीशा अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और मन ही मन सोचती है, दादी को मैं कैसे समझाऊं। लेकिन दादी समझे या ना समझे, भैया की शादी मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मेरे भैया जहाँ और जब शादी करना चाहेंगे वही उनकी शादी होगी।
कविता जी नाश्ता लेकर अपनी बेटी अनीशा के कमरे में पहुंचती है तो अनीशा को परेशान देखती है। अरे अनीशा, क्या हुआ तुझे? इतना परेशान क्यों लग रही हो? नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ। तभी बाहर अनीशा के पापा संजय जी की आवाज़ आती है। अरे अनीशा बेटा, कहाँ हो? अभी आई पापा। यह बोलकर अनीशा और कविता जी दोनों बाहर निकलते हैं। संजय जी मिठाई का डब्बा अनीशा को देते हुए, लो सभी को मिठाई खिला दो, हमारे सुमित की नौकरी जो लग गई है। अनीशा हंसते हुए, अरे पापा आप बहुत लेट हो, यहाँ सभी लोग मिठाई मंगवा कर खा चुके हैं, अब तो आपको मिठाई अकेले खानी पड़ेगी। यह सुन सभी हंसने लगते हैं। अनीशा वापस अपने कमरे में जाती है और नाश्ता करने लगती है। तभी उसके मोबाइल पर एक न्यू नंबर से फ़ोन आता है। अनीशा कॉल रिसीव करती है, लेकिन इधर से कोई भी नहीं बोलता। अनीशा कॉल कट कर देती है। एक बार फिर से कॉल आता है। अनीशा फिर से कॉल रिसीव करती है, लेकिन इस बार भी इधर से कोई कुछ नहीं बोलता। अनीशा गुस्से में फिर से कॉल कट कर देती है। इधर जतिन अपने घर पहुंचता है तो अपनी बड़ी बहन जानवी को घर के बाहर खड़े देख खुशी से पागल हो जाता है। अरे दीदी, आप कब आई? अभी अभी ही आ रही हूँ। मम्मी को कितनी बार कॉल की, लेकिन वह तो अपने ब्यूटी के टाइम में फ़ोन नहीं उठाने की कसम खा रखी है। आप मुझे फ़ोन कर लेती। तुझे कॉल करने का क्या फ़ायदा? तू हर 2 दिन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो चेंज कर लेता है। मुझे लगा तुझसे तो बात हो नहीं पाएगी, इसीलिए मैंने तुझे कॉल ही नहीं किया। अच्छा दीदी, अब अंदर भी चलो, तुझे जोरों की भूख लगी होगी। मैं तेरे लिए फटाफट मैगी बना कर लाता हूँ, जल्दी से बना लो, मुझे सच में जोरों की भूख लगी है और तेरे हाथों की मैगी खाने का मन भी कर रहा है। ओके दीदी, अभी लाया। और वह किचन में जाकर जल्दी जल्दी मैगी बनाने लगता है। कुछ ही देर बाद वह 2 प्लेट में मैगी लेकर आता है और दोनों भाई बहन बैठकर खाने लगते हैं। जतिन, मम्मी कब तक आएगी? मुझे भला क्या पता मम्मी कब तक घर आएगी। क्यों भाई, तुझे क्यों नहीं पता? दोनों एक ही जगह जाते हो, फिर भी तुझे नहीं पता कि मम्मी कब तक घर आएगी। देखो दीदी, मैं अपने काम से जाता हूँ और वह अपने काम के लिए जाती है। मैं अपना काम करके घर आ गया, अब वह अपना काम करके कब घर आएगी मुझे क्या पता। जतिन, तुझे क्या हुआ? तू मम्मी से इतना गुस्सा क्यों है? इससे पहले तो तू बहुत मम्मी के आगे पीछे करता रहता था और मुझे बोलता रहता था कि तू मम्मी से क्यों नाराज़ होती रहती हो। अब तुझे भला क्या हो गया? हुआ यह कि मुझे यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मम्मी का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया तो मम्मी ने मेरा भी एडमिशन यहीं करवा दिया, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और देखो ना दी, यहाँ आते ही मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। 15 दिन तक मैं बीमार पड़ा रहा। आज मैं पहले दिन कॉलेज गया था। अरे जतिन, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हो। जरा सोचो, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मम्मी भला इस नए शहर में अकेले कैसे रहती? तू आ गया तो उनका भी मन लगा रहेगा। और 1 साल की तो बात है, मेरा MBA का फाइनल ईयर है, अगले साल से मैं भी यहीं आ जाऊंगी, फिर तो तुझे अच्छा लगेगा ना। दोनों भाई बहन बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाज़ा खोलकर नताशा जी अंदर आती है और बोलती है, जानवी बेटा, तू कब आई? मम्मी, मैं घंटे भर पहले आई हूँ। आपको कितनी बार कॉल किया पर आप फ़ोन रिसीव ही नहीं की। वह तो मेरे आते ही जतिन आ गया, नहीं तो मुझे बाहर ही खड़ा रहना पड़ता। सॉरी बेटा, तुझे अगर आना था तो पहले ही बता देना चाहिए था ना। मम्मी, मेरा मन किया आप लोगों को देखने का तो मैं चली आई। अच्छा किया बेटा, तू चली आई।
मेरा भी मन तुझे देखने के लिए बेचैन हो रहा था। फिर दोनों माँ बेटी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और जतिन अपने कमरे में चला जाता है। इधर अनीसा रात में अपने कमरे में सो रही है। उसके फ़ोन पर फिर से उसी न्यू नंबर से कॉल आता है। अनीसा गुस्सा होकर कॉल कट कर देती है, उस नंबर को ब्लॉक भी कर देती है और सोने लगती है। लेकिन 2 मिनट बाद ही फिर एक नए नंबर से उसके फ़ोन पर कॉल आता है। अनीसा कॉल रिसीव करती है। इस बार एक लड़के की आवाज़ आती है। हाय अनीशा, कैसी हो? कौन हो तुम? तुम्हारा चाहने वाला। मेरा चाहने वाला अचानक कहाँ से आ गया? आज से नहीं, बहुत पहले से चाहता हूँ, लेकिन तुझे कभी बताया नहीं। देखो, साफ साफ बताओ तुम कौन हो और क्यों बार बार नंबर चेंज करके कॉल कर रहे हो? तो सुनो, मैं तुझे अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने तुझे इसीलिए कॉल किया कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तुझे किसी दूसरे लड़के के साथ बिल्कुल देखना नहीं चाहता। मैंने तुझे आज एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में देखा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तुझे यही बताने के लिए कॉल किया हूँ कि आगे से उस लड़के से नहीं मिलना और ना ही उससे बातें करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और यह मत सोचना कि तू कुछ करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मेरी नज़र तुम पर हमेशा बनी रहती है। यह बोलकर वह लड़का फ़ोन कट कर देता है। अनीसा मन ही मन सोचती है कि आखिर यह कौन था जो मुझसे प्यार करता है और मुझे रेस्टोरेंट में भी देख लिया और जिसकी नज़र हमेशा मुझ पर आती है। अगर घर में किसी को यह बात पता चल गया तो मेरा कॉलेज जाना भी बंद हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मम्मी को बता देती हूँ। फिर अनीसा को लगता है, नहीं, मम्मी को नहीं बताऊंगी, बेकार में परेशान हो जाएगी। हो सकता है कोई जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा हो। यह सोचकर वह इस नए नंबर को भी ब्लॉक करके सो जाती है। अगले दिन अनीशा टाइम पर कॉलेज पहुंचती है और क्लास अटेंड करती है। आज की क्लास में अनीशा की फ्रेंड ज्योति और जतिन भी टाइम पर आए हुए थे। जैसे ही क्लास ऑफ होती है, सभी बाहर निकलते हैं। ज्योति और जतिन अनीशा को बोलते हैं, अनीशा, चलो बाहर बैठकर हम लोग बातें करते हैं। अनीशा जैसे ही जतिन को देखती है, उसे रात में उस लड़के की कही हुई बातें याद आ जाती है और वह बोलती है, नहीं ज्योति, तुम दोनों बाहर बैठकर बात करो। मैं तब तक कल जो क्लास मिस हुए थे उसके नोट्स किसी से ले लेती हूँ। ठीक है, किसी से ले लो और मुझे भी दे देना। यह बोलकर ज्योति और जतिन बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं। जतिन ज्योति से, यह अनीशा को क्या हुआ? थोड़ी देर हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती तो क्या हो जाता? नोट्स तो मैं भी तुम दोनों को दे देता। ज्योति, अच्छा, तुम कहाँ से नोट्स ला कर देते? तुम भी तो नए आए हो और तुम्हारी दोस्ती तो सिर्फ हम दोनों से ही है। जतिन, वह सब तुम छोड़ो, मुझे बोल देते तो ले आता। ज्योति, अच्छी बात है, अगले टाइम से अगर हमारी कोई क्लास मिस होगी तो नोट्स लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है, मैं ला दूंगा, लेकिन तुम यह बताओ कि तुम्हें नहीं लगा कि अनीशा जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है? ज्योति, अरे नहीं यार, वह इग्नोर नहीं कर रही है। उसकी आदत है, जब कभी कोई क्लास मिस होती है तो तुरंत नोट्स के पीछे पड़ जाती है। जतिन, यह तो अच्छी आदत है अनीशा की। जतिन, तुम बैठे मेरे साथ हो और बातें अनीशा की कर रहे हो। यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जतिन, क्यों, तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? आखिर जैसे तुम मेरी दोस्त हो, वैसे अनीशा भी तो मेरी दोस्त है।
ज्योति हाँ हाँ है, लेकिन अभी तो वह यहाँ नहीं है, तो तुम मुझसे मेरे बारे में बात करो ना। जतिन अच्छा ठीक है। ज्योति तुम बताओ कि तुम्हारी हॉबी क्या है। ज्योति मेरी हॉबी है नई नई जगह पर घूमना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना और मूवी देखना। तुम बताओ जतिन तुम्हारी हॉबी क्या है। वही जो तुम्हारी है। सच में? हाँ सच में। ज्योति तब तो हमारी जोड़ी खूब जमेगी। जतिन मन ही मन बुदबुदाता है, यह लड़की तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई। ज्योति तुमने कुछ कहा क्या? जतिन अरे नहीं, बस मैं यही बोल रहा था कि हमारी जोड़ी सचमुच खूब जमेगी। ज्योति के पापा विक्रम राठौर इस कॉलेज के प्रिंसिपल है जिस कॉलेज में ज्योति पढ़ रही है। ज्योति की मम्मी हाउसवाइफ है और ज्योति अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। ज्योति के उसके मम्मी पापा ने बहुत ही प्यार से पाला है। वे लोग उसे पढ़ने के लिए दूर नहीं भेजना चाहते, इसीलिए ज्योति अपने पापा के कॉलेज में ही पढ़ती है। ज्योति के पापा और जतिन की मम्मी दोनों इसी कॉलेज में हैं, लेकिन दोनों बच्चे एक दूसरे से यह बात छुपा लेते हैं। वे सोचते हैं कि समय आने पर एक दूसरे को सरप्राइज देंगे। अनीशा और ज्योति बचपन की फ्रेंड हैं। वे दोनों एक दूसरे के बारे में सारी बातें जानती है। दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना रहता है। शुरू से ही अनीशा पढ़ाई पर ध्यान देती, सारे नोट्स तैयार करती और एग्जाम के टाइम ज्योति को भी दे देती। इस तरह से दोनों की दोस्ती अच्छे से चल रही थी। इधर जानवी अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। जानवी जैसे ही कॉल रिसीव करती है, उधर से उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, क्या यार जानवी, तुम तो घर जाकर मुझे भूल ही गई। कम से कम एक बार फ़ोन करके यह तो बता देती कि तुम अच्छे से घर पहुंच गई हो। अरे यार, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो रास्ता भटक जाऊंगी। मैं अच्छे से घर पहुंच गई थी, तुम टेंशन मत लो। और सुनो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ प्लीज़ कॉल मत करना। मैं वहाँ आऊँगी तो तुझे खुद कॉल करूँगी। मेरी मम्मी और भाई आते ही होंगे और मैं नहीं चाहती कि उन लोगों को अभी तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चले। वह तो ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन तो तुझे ये बात बतानी होगी। हाँ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। और तुम मुझे बोल रहे हो तुम भी तभी तक मेरे बारे में अपने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। तुम ठीक बोल रही हो, मैं भी अभी तक अपने घर में किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं किसी को कुछ बताऊं। हाँ, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने मम्मी और भाई को ये सब बातें बताऊं, क्योंकि जब से मेरे पापा की डेथ हुई है मेरी मम्मी बहुत उदास और दुखी रहती है, और मैं ये सब बातें बोलकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। इसीलिए अभी वेट करो, समय आने पर सब हो जाएगा। जानवी का बॉयफ्रेंड, ठीक है बेबी, अपना ख्याल रखना, और कॉल कट कर देता है। जानवी अपने बॉयफ्रेंड से बात करके फ़ोन रखती है तो देखती है सामने जतिन खड़ा रहता है। अरे जतिन, तुम बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, अगली क्लास मम्मी लेने वाली थी तो मेरा मन नहीं किया, मैं घर चला आया। यह तुम गलत कर रहे हो जतिन, मैंने कल रात में भी देखा था तुम मम्मी से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। दीदी, मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि मेरा यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मम्मी के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, इसीलिए मैं परेशान हूँ। जतिन, मैंने भी तुझे कल समझाया था ना कि मम्मी अकेले कैसे रहती है, तुमने देखा नहीं मम्मी का हाल। पापा के जाने के बाद वह कितनी परेशान रहती है। हाँ, वह तो है कि मम्मी परेशान रहती है,
लेकिन यही तो मैं नहीं चाहता कि मम्मी परेशान रहे। तुम क्या चाहते हो जतिन? यही कि मम्मी हंसे बोले खुश रहे और मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने दे। ठीक है, मम्मी को आने दो, मैं आज उनसे बात करती हूँ। ठीक है, बात कर लेना। इधर अनीशा शाम को अपने घर पहुँचती है तो देखती है दादी पड़ोस की निर्मला आंटी से बात कर रही है। अनीशा आंटी के पास पहुंचकर नमस्ते करती है और अपने कमरे में चली जाती है। अनीशा के कमरे में भी उन दोनों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। आंटी दादी को सुना रही थी, मेरा छोटा बेटा दीपक 1 साल से विदेश में नौकरी कर रहा है, बहुत पैसे कमाता है और यह बड़ा बेटा चिराग दिन भर घर में बैठा रहता है। उसे पढ़ने को बोलती हूँ तो गुस्सा ही करने लगता है। पता नहीं इसे कब नौकरी मिलेगी। इसे कितना समझाती हूँ कि अगर यहाँ पढ़ने से तुझे नौकरी नहीं मिलती तो लखनऊ में जाकर नौकरी की तैयारी कर। आखिर आपके पोते को भी तो लखनऊ में ही पढ़ने से नौकरी मिल गई ना। सुखवंती जी, हाँ, मेरे पोते को तो नौकरी मिल गई। अगर कोई अच्छी लड़की हो नज़र में तो मुझे ज़रूर बताना। निर्मला जी, हाँ ज़रूर बताऊंगी। आखिर उसे सरकारी नौकरी जो लग गई है, उसे तो ढेरों नौकरियां मिल जाएगी, लेकिन मुझे कहीं पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है। और फिर कुछ देर में निर्मला आंटी चाय नाश्ता करके चली जाती हैं। पता नहीं क्यों अनीशा को निर्मला आंटी कभी से अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह जब भी अनीशा के घर आती थी तो अपने एक बेटे की ढेरों बुराई करती और दूसरे बेटे की ढेरों बढ़ाई। यह बातें अनीशा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। रात को अनीशा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि उसके फ़ोन पर एक नया नंबर से मैसेज आता है, कैसी हो अनीशा? और तुमने यह अच्छा किया कि आज कॉलेज में जतिन से कोई बात नहीं की। तुम मेरी बात मान रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अनीशा मैसेज देखती है और सोचती है, इसका मतलब वह लड़का वहीं कहीं आसपास था। तब तो उसे पता चल गया कि मैं आज जतिन से कोई बात नहीं की। वह मैसेज का रिप्लाई करती है, तुम कौन हो? उधर से रिप्लाई आता है, जे। अनीशा सोचती है, आखिर यह जे कौन है? कहीं ये जतिन तो नहीं हो सकता है? वही मुझे परेशान करने के लिए नए नए नंबर से कॉल और मैसेज करता है। फिर अनीशा सोचती है कि अगर वह जतिन होगा तो फिर यह बात क्यों बोलेगा कि मुझे अच्छा लगा, तुमने आज जतिन से बात नहीं की। अनीशा इसी उधेड़-बुन में रहती है कि तभी फिर से मैसेज आता है, क्या सोच रही हो अनीशा? यही ना कि मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चल जाता है। अनीशा फिर से मैसेज का रिप्लाई देती है, हाँ मैं यही सोच रही हूँ। तुम बताओ कि तुम्हें यह सब बातें कैसे पता चलती है और तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जे नाम के तो बहुत लोग होते हैं। अनीशा के फ़ोन पर फिर से मैसेज आता है, हाँ अनीशा, जे नाम के तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन मैं अपना नाम तुझे अभी नहीं बता सकता। तुम पढ़ाई पर अपना ध्यान फोकस करो, क्योंकि तुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है और मैं अपने बारे में तुझे टाइम आने पर सब बता दूंगा। फिलहाल इतना ही कहूँगा कि किसी और के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। अनीशा मैसेज पढ़ती है और सोचती है, पता नहीं यह कौन सी नई मुसीबत है, लेकिन जो भी है इसे मेरे पसंद और नापसंद के बारे में बहुत पता है। और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अनीशा इस नंबर को भी यह सोचते हुए ब्लॉक कर देती है कि अगर इसे फिर से मैसेज करना होगा या बात करनी होगी तो कोई ना कोई नया नंबर ले ही आएगा। इधर नताशा जी जब अपने घर पहुंचती है तो जानवी उन्हें चाय बनाकर देती है और पूछती है, मम्मी आपके और जतिन के बीच में क्या चल रहा है? और उसे अगर यहाँ आने का मन नहीं था तो आप उसे ज़बरदस्ती क्यों ले आई? जतिन भी वहीं बैठा हुआ था। यह बात तो तू अपने लाडले भाई से पूछ कि इससे पहले वह पढ़ाई के साथ साथ वहाँ क्या गुल खिला रहा था। अच्छा जतिन, तू वहाँ पर कौन सा गुल खिला रहा था, ज़रा मुझे भी बताओ। दीदी मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा था,
मैं तो बस एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वह लड़की तुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी और तू उसके पीछे ज़बरदस्ती पड़ा हुआ था। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ उसी दिन उस लड़की के माता पिता मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आए थे, इसीलिए मैं अपने साथ साथ तुझे भी यहाँ लेकर आ गई। तो बताओ जानवी, मैंने क्या गलत किया? यहाँ यह अकेले रहता और उस लड़की से के पीछे खुद को बर्बाद कर लेता। वह लड़की आज नहीं तो कल मुझसे प्यार करने ही लगती, इसकी क्या गारंटी है बेटा? करती तो नहीं थी। हाँ, अगर वह सच में तुझे प्यार करती तब मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था। जतिन, तू ऐसे किसी लड़की को ज़बरदस्ती कैसे परेशान कर सकता है? तूने उसे परेशान किया होगा, तब तो उसके घर के लोग मम्मी के पास शिकायत करने आ गए। मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं था कि वो मेरी शिकायत लेकर मम्मी के पास गए थे, और मम्मी यह बात आज बता रही हैं। इससे पहले उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, मैंने तुझे इसीलिए नहीं बताई क्योंकि तुझे उस समय मेरी बात पर विश्वास ही नहीं होता। अच्छा चलो जतिन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाओ। गर्लफ्रेंड का क्या है, वह तो तुझे कहीं भी मिल जाएगी। यह सुन जतिन मुस्कुराने लगता है और मम्मी को जाकर सॉरी बोलता है। नताशा जी, अरे नहीं बेटा, तुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों बस अच्छे से पढ़ लिख लो, अच्छा इंसान बन जाओ, और मुझे क्या चाहिए? आखिर तुम्हारे पापा की यही इच्छा थी कि तुम दोनों एक अच्छा इंसान जरूर बनो। यह बोलते हुए नताशा जी की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। इधर ज्योति अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ खाना खा रही है और जतिन की बातों को याद करके मुस्कुरा रही है। ज्योति की मम्मी साधना जी, क्या बात है ज्योति, क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो? अरे नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। यह बोलकर वह जल्दी जल्दी खाना खाती है और अपने रूम में चली जाती है। साधना जी, पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ जो अपने आप मुस्कुराए जा रही थी। चलो अच्छी बात है, कम से कम हमारी बेटी खुश तो लग रही है। विक्रम राठौर जी, हाँ, उसका खुश रहना ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी है। इधर ज्योति को लग रहा था कि उसे जतिन से प्यार हो गया है। उसे जतिन के साथ टाइम बिताना बहुत ही अच्छा लगता था। उसके पास जतिन के कॉन्टैक्ट नंबर भी थे, लेकिन वह सोच रही थी कि उसे कॉल करूं या ना करूं। पता नहीं अगर कॉल करूंगी तो जतिन बुरा ना मान जाए। यही सब सोचते हुए ज्योति सो जाती है। अगले दिन जब ज्योति सोकर उठती है तो उसके मम्मी पापा दोनों उसके बेड के पास खड़े थे। आप लोगों को क्या हुआ? आप लोग ऐसे यहाँ क्यों खड़े हो? ज्योति के मम्मी पापा हंसते हुए बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। अरे हाँ, आज तो 30 दिसंबर है, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। विक्रम राठौर जी, बेटा आज तुम 19 साल की हो गई हो और पहली बार ऐसा हुआ है कि तुझे अपना बर्थडे याद नहीं था। सॉरी पापा। ओके, कोई नहीं। और सुनो, आज तुम कॉलेज नहीं जाना, मैंने भी आज की छुट्टी ले ली है। रात में तुम्हारे बर्थडे के लिए पार्टी रखी है, कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। ठीक है पापा, मैं नहीं जाऊंगी, घर में रहकर मम्मी के कामों में हेल्प कर दूंगी। वेरी गुड। लेकिन पापा, आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो। मैं चाहती हूँ शाम की पार्टी में अनीशा के साथ साथ मेरा दोस्त जतिन भी आए। कौन जतिन? वही ना जो नताशा जी का लड़का है। ज्योति शॉक्ड होकर, क्या जतिन जो न्यू एडमिशन लिया है वह नताशा मैम का लड़का है? हाँ, वह नताशा जी का ही लड़का है।
क्योंकि उसने तुझे बताया नहीं? अरे नहीं पापा, वह मैं उससे पूछा ही नहीं। ठीक है, कोई नहीं, बुला लेना उसे भी। और फिर ज्योति मन ही मन खुश हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का दुख भी होता है कि जतिन ने उसे यह बात नहीं बताई कि वह नताशा मैम का ही लड़का है। फिर वह सोचती है कि मैंने भी तो जतिन को यह बात नहीं बताई कि मेरे पापा उसी कॉलेज के प्रिंसिपल है। हो सकता है जतिन मुझे यह बात बाद में बताना चाहता हो। इधर अनीशा कॉलेज पहुंचती है तो वहाँ ज्योति को नहीं देखती। फिर उसे याद आता है कि अरे आज तो ज्योति का बर्थडे है। वह तुरंत ज्योति को कॉल करती है और उसे विश करती है। ज्योति उसे शाम में आने को बोलती है। अनीशा ओके बोल देती है। फिर ज्योति अनीशा को बोलती है कि अनीशा जतिन को फ़ोन दो, मुझे उसे भी पार्टी में बुलाना है। अनीशा जतिन को फ़ोन देती है। ज्योति जतिन को भी अपने घर आने को बोलती है। जतिन भी ओके बोल देता है और घर का एड्रेस मैसेज करने को बोलकर कॉल कट कर देता है। अनीशा अपना मोबाइल लेकर क्लासरूम में जाने लगती है तो जतिन बोलता है, रुको अनीशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहती? तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना। आखिर 2 ही दिन पहले तो हम तीनों फ्रेंड बने थे। फिर तुझे क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस ज़्यादा फ्रेंड बनाने में बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है तुम मुझे पसंद ही नहीं करती, इसीलिए मैं तुझसे जिद भी नहीं करूँगा। लेकिन आज ज्योति नहीं आई है तो मेरा मन नहीं लग रहा। तू कम से कम आज तो मेरे साथ बात कर ले। और यह ज्योति को क्या हो गया? उसका बर्थडे तो शाम में होगा ना, दिन में वह कॉलेज क्यों नहीं आई? वह नहीं आई तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसके पापा कॉलेज के प्रिंसिपल है। वह 10 दिन में भी नहीं आएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ज्योति के पापा इस कॉलेज के प्रिंसिपल है? वह विक्रम सर की बेटी है। अनीशा हंसते हुए, 2 दिनों से तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? ज्योति विक्रम सर की बेटी है। यह बात मुझे ज्योति ने नहीं बताई। अनीशा, हो सकता है वह तेरे लिए सरप्राइज रखी हो। जतिन, क्या सरप्राइज यार? आज मैं उसके घर जाता तो पता चल ही जाता कि वह विक्रम सर की बेटी है। अनीशा, हाँ यह तो है। जतिन, अनीशा एक बात सुनो, यह जो अपने कॉलेज में नताशा मैम आई है वह मेरी मम्मी है। मैंने यह बात ज्योति को नहीं बताई, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, इसीलिए तुझे बता दिया। अनीशा हंसते हुए, अरे वाह, तुम्हारी मम्मी लेक्चरर, ज्योति के पापा प्रिंसिपल, या तुम लोगों के पेरेंट्स टीचिंग लाइन से ही हैं और मेरे पापा रेलवे में कर्मचारी है। जतिन, अच्छा तो तुम्हारे पापा रेलवे में कर्मचारी है? अनीशा, हाँ। जतिन, और कौन कौन है तुम्हारे घर में? अनीशा, मम्मी, दादी और 3 बड़े भाई। जतिन, अरे वाह, तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना? अनीशा, अरे नहीं, तीनों भाई लखनऊ में रहते हैं। बड़े भाई सुमित की अभी सरकारी नौकरी लगी है। दादी और पापा दोनों ही पुराने विचारों वाले हैं। मम्मी थोड़ी बहुत आधुनिक विचारों वाली हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? सच कहूँ तो मेरे घर वाले अगर यहाँ बात करते हुए मुझे तेरे साथ देख लेंगे तो कल से वह मेरी पढ़ाई भी छुड़वा देंगे। ओ माय गॉड, वैसे अभी के समय में ऐसी सोच वाली फैमिली बहुत कम ही मिलती है। हाँ वो तो है। अच्छा ये बताओ, शाम में ज्योति के घर पार्टी में आ रही हो ना? हाँ मैं आऊँगी। ज्योति को मेरे घर वाले जानते हैं, वह भी मेरे घर आती है, इसीलिए ज्योति के घर जाने से
मुझे कोई मना नहीं करता। ओके, तो फिर शाम में वहीं मिलते हैं। ओके। अनीशा अपनी क्लास कंप्लीट करके शाम को घर आती है और अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी आज मुझे ज्योति के घर उसके बर्थडे पार्टी में जाना है। कविता जी, ठीक है चली जाना, लेकिन ज़्यादा देर रुकना मत। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। और फिर अनीशा पार्टी में जाने के लिए एक रेड कलर की प्यारी सी शरारा सूट निकालती है और तैयार होने लगती है। अनीशा हल्का सा मेकअप करती है और मन ही मन सोचती है, पार्टी में तो लोग अच्छी अच्छी ड्रेस पहन कर आएंगे, लेकिन मैं तो उस तरह का ड्रेस पहन कर जा नहीं सकती। काश मेरे घर वाले भी ओपन माइंडेड सोच वाले होते, तो आज मैं भी कोई अच्छी सी ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती। और फिर बुझे मन से अनीशा घर से निकलने लगती है। तभी उसकी मम्मी पीछे से टोकती है, अरे अनीशा बाहर बहुत ठंड है, अपना जैकेट तो पहन के जा। हाँ मम्मी। और फिर वह वापस अपने कमरे में जाती है, जैकेट पहनती है, फिर पार्टी में चली जाती है। अनीशा जैसे ही ज्योति के घर पहुंचती है, उसे अपने पड़ोस में रहने वाले विराज अंकल निर्मला आंटी के हस्बैंड दिखते हैं। वह सोचती है कि यह विराज अंकल ज्योति के घर में क्या कर रहे हैं। फिर उसे लगता है ज्योति के पापा पैसे वाले हैं और विराज अंकल भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इन दोनों की कोई दोस्ती होगी। फिर अनीशा ज्योति के कमरे में जाती है और उसे गिफ्ट देती है। ज्योति, अरे अनीशा तुझे गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, तो बस आ ही गई, यही मेरे लिए बहुत है। छोटा सा ही गिफ्ट लेकर आई हूँ, तेरे पसंद की बुक है, पढ़ना ज़रूर। ओके थैंक्स। ज्योति, क्या बात है, आज तो तू बड़ी सुंदर लग रही है, इतने अच्छे से तो तू किसी बर्थडे में तैयार नहीं होती थी, इस बार कुछ स्पेशल है क्या? वह मम्मी पापा ने कहा अच्छे से तैयार हो जाओ, पापा के कुछ गेस्ट आने वाले हैं। और तुम्हारा भी कोई स्पेशल आने वाला है क्या? ज्योति, नहीं तो। अब मुझसे झूठ मत बोल ज्योति, मुझे पता है तू जतिन को पसंद करती है। अच्छा, तुझे कैसे पता चला? दोस्त हूँ मैं तेरी, इतना तो समझ आ ही जाता है। ये बताओ, बाहर जतिन आ गया है क्या? मैं उसे देखी तो नहीं, लेकिन वह बोल रहा था कि पार्टी में जाऊंगा। और फिर तभी ज्योति की मम्मी आती है और बोलती है, ज्योति आ जाओ, केक काटने सारे गेस्ट आ चुके हैं। ओके मम्मी। अनीशा और ज्योति दोनों बाहर हॉल में आती है। ज्योति की नज़रें जतिन को ही ढूंढ रही होती हैं और उसे जतिन दिख भी जाता है। ज्योति सोच रही है कि जतिन उसको एक बार देख ले तो नज़रें हटा नहीं पाएगा, क्योंकि आज वह सचमुच कयामत लग रही थी। लेकिन यह क्या, ज्योति ने देखा कि जतिन एक नज़र उसे देखकर लगातार अनीशा को देखे जा रहा था, जबकि अनीशा का ध्यान बिल्कुल भी जतिन की तरफ नहीं था। ज्योति के दिमाग में यह बात आती है कि कहीं जतिन अनीशा को तो पसंद नहीं करता, लेकिन उस समय वह कुछ भी बोल नहीं पाती और उदास मन से केक काटने जाती है। सबके सामने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर ज्योति केक कटिंग करती है। सभी क्लैपिंग करते हैं और ज्योति को गिफ्ट देते हैं। और फिर विक्रम जी एक और तूफान खड़ा कर देते हैं। और फिर विक्रम जी वह सभी गेस्ट के सामने विराज अंकल को बुलाकर अनाउंस करते हैं कि आप लोग इनसे मिलिए, यह है मेरे दोस्त विराज कुलकर्णी। यह 8 सालों से लंदन में अपना बिजनेस कर रहे हैं और अब इनका छोटा बेटा दीपक कुलकर्णी भी पढ़ लिख कर इनका बिजनेस संभाल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर यह डिसाइड किया है कि हम लोग इनके छोटे बेटे दीपक से अपनी बेटी ज्योति की शादी फिक्स करते हैं। जब इनके बड़े बेटे चिराग की शादी हो जाएगी, तब इन दोनों बच्चों की भी शादी की जाएगी। फिलहाल हम लोग यह शादी आज फिक्स कर रहे हैं। यह सुनकर सभी खुश होकर क्लैपिंग करते हैं। ज्योति को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या। उसके पापा अचानक से इतना बड़ा फैसला उससे बिना पूछे कैसे ले सकते हैं। यह सब सोचकर उसे चक्कर आने लगा।
वह गिरने ही वाली थी कि अनीशा वहाँ आ जाती है और उसे पकड़कर बोलती है, ज्योति, क्या हुआ तुझे? इतनी परेशान क्यों है? तुमने सुना नहीं अनीशा, पापा ने क्या अनाउंस कर दिया? ज्योति, तुम परेशान नहीं हो, अभी सिर्फ शादी फिक्स हुई है। शादी हुई तो नहीं ना? तुम आराम से अपने पापा मम्मी से बात करना, वे लोग तुम्हारी बात को जरूर समझेंगे। तभी वहाँ जतिन आता है और बोलता है, अरे वाह ज्योति, बर्थडे के साथ साथ शादी भी फिक्स कर ली, बधाई हो यार। ज्योति, मुझसे ज़्यादा तो तुम खुश लग रहे हो। जतिन, हाँ खुश तो मैं हूँ, आखिर तुम्हारी शादी जो फिक्स हुई है। अनीशा, देखो जतिन, तुम अभी ज्योति को परेशान मत करो, क्योंकि वह इस शादी के अनाउंसमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और सुनो, तुम ज्योति का ख्याल रखना, मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकती। अरे अनीशा, खाना तो खा कर जाओ। नहीं यार, मैं खाना खाने के लिए नहीं रुक सकती, मेरे घर में सभी परेशान हो रहे होंगे, मम्मी का 2 बार फ़ोन आ चुका है। यह बोलकर वह ज्योति और जतिन को बाय करके वहाँ से निकल जाती है। सभी खाना खाते हैं। ज्योति को तो लग रहा था कि आज का दिन उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। तभी जतिन ज्योति को अपने पास खाना खाने बुलाता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। ज्योति बेमन से खाना खा रही थी। जतिन, देखो ज्योति, इतना परेशान नहीं हो, अगर तुझे यह शादी नहीं करनी है तो नहीं करना, सभी गेस्ट को जाने दो और अपने पापा मम्मी से बात कर लेना। ओके, और सुनो, तुमने मुझे बर्थडे का कोई गिफ्ट नहीं दिया। जतिन हंसते हुए, अरे यार ज्योति, मैं तो गिफ्ट लाना भूल ही गया। एक काम करता हूँ, कल तो संडे है, परसों कॉलेज जाना, वहाँ मैं तेरे लिए गिफ्ट जरूर लेकर आऊँगा। ज्योति, अब रहने भी दो जतिन, गिफ्ट तो बर्थडे के दिन ही दिया जाता है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जिसे तुमने पूरा कर भी दिया। अरे सॉरी यार, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा था, लेकिन आते वक्त घर पर ही भूल गया। ज्योति, अच्छा भूल गए, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं, कहीं और था। मैं तो बस यह सोच रहा था कि तुम विक्रम सर की बेटी हो, तो तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छी पार्टी होगी, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, तो मुझे अच्छे से तैयार होना चाहिए। हो सकता है कोई लड़की मुझे भी पसंद कर ले, बस इसी चक्कर में मैं तेरा गिफ्ट लाना भूल गया। मैं तुझे पापा के बारे में नहीं बताई, इसके लिए सॉरी, लेकिन सॉरी तुझे भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने भी नहीं बताया कि तुम नताशा मैम के बेटे हो। जतिन, ओके सॉरी यार। ज्योति, जतिन, क्या तुझे कोई लड़की पसंद आई कि नहीं? जतिन, मुझे तो एक लड़की पसंद आ गई है, लेकिन वह मुझे पसंद करती है या नहीं, यह मुझे नहीं पता। अच्छा, वह लड़की कौन है? जतिन, तुझे बता दूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। अरे जतिन, बता भी दो, कोई बात नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, पहले प्रॉमिस करो तुम यह बात किसी को भी नहीं बताओगी, उस लड़की को भी नहीं। ओके प्रॉमिस। मुझे अनीशा से प्यार हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जतिन के मुंह से अनीशा का नाम सुनते ही ज्योति पर तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आज का दिन सच में उसके लिए बहुत बुरा बीत रहा था। आज वह चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। उसे भला क्या पता था कि जिस जतिन से वह प्यार करने लगी है, वह उसी की दोस्त अनीशा से प्यार करने लगेगा और उसे सिर्फ दोस्त समझेगा। यही सब सोचते हुए ज्योति की आंखों में आंसू भर आते हैं। जतिन, ज्योति क्या हुआ? मेरी पसंद तो अच्छी है ना, यह तो बताओ। ज्योति, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, और हमारी अनीशा तो लाखों में एक है। हाँ वह तो है। अनीशा को जब मैं फर्स्ट टाइम देखा
तभी उसने मेरा दिल चुरा लिया। लेकिन मैं कंफर्म होना चाहता था कि यह सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर प्यार। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि दिन रात मेरे ख्वाबों में वही आती है। ज्योति, अरे वाह, बधाई हो जतिन। भगवान करे तुझे तुम्हारा प्यार मिल जाए। तुम्हारी दुआ रही तो जरूर मिल जाएगी। और फिर जतिन अपने घर चला जाता है। जतिन के जाते ही ज्योति भी अपने कमरे में चली जाती है और रूम लॉक करके घंटों रोती रहती है। रोते रोते जब वह थक जाती है तब उठ के फ्रेश होकर कपड़े चेंज करती है और फिर सो जाती है। इधर अनीसा जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी दादी और पापा खाना खा रहे होते हैं। सुखवंती जी, अरे अनीशा, आ गई तुम? खाना खाकर आई हो या खाओगी? जी दादी, जल्दी आने के चक्कर में मैंने खाना नहीं खाई, यहीं खाऊंगी। अच्छा किया जो तुमने खाना खाने के चक्कर में लेट नहीं किया, वरना रात को लड़की का देर से आना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जी दादी। और वह भी वहीं बैठकर खाना खाने लगती है। सुखवंती जी, सुनो संजय, वह जो अपने पड़ोस की निर्मला है ना? कौन निर्मला? अरे जो अमेरिका में रहता है, उसकी बीवी। अच्छा, विराट जी की वाइफ। बताओ क्या हुआ निर्मला जी को? अरे उसे कुछ नहीं हुआ, वह तो अपनी बहन की बेटी से हमारी सुमित का रिश्ता करवाना चाहती है। आज वह बोल रही थी शादी जब करनी हो करिए, लेकिन शादी फिक्स करके रख लीजिए। तभी अनीशा को पार्टी में गए हुए विराज अंकल की याद आती है और पार्टी में ज्योति के पापा द्वारा कहे गए यह बात भी कि शादी बाद में होगी, पर शादी फिक्स कर रहे हैं। यह सब सोचकर अनीशा मनी मन हंसती है कि ये लोग सिर्फ शादी फिक्स करने के ही पीछे रहते हैं क्या। लेकिन अनीशा पार्टी वाली बात अपने घर में किसी को नहीं बताती है। संजय जी, ठीक है माँ, अगर तुम्हें सही लगे तो हम लोग सुमित की शादी फिक्स कर लेंगे, बाकी तुम और कविता मिलकर देख लेना। सुखवंती जी, हाँ, मैं निर्मला को बोली हूँ कि लड़की की फ़ोटो दिखा दे। अगर हम लोगों को पसंद आ जाएगी तो यह शादी पक्की समझो। दादी और पापा की इस बात को सुन अनीशा को थोड़ा सा टेंशन होने लगता है। वह जल्दी से खाना कंप्लीट करती है और अपने रूम में आती है और उसी टाइम अपने सुमित भैया को फ़ोन लगाती है और बोलती है, सुनो सुमित भैया, पापा और दादी ने मिलकर तुम्हारी शादी निर्मला आंटी की बहन की बेटी से फिक्स कर रहे हैं। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। इन लोगों की बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग तुम्हारी शादी तुमसे बिना पूछे ही फिक्स कर देंगे। सुमित, ठीक है अनीशा, तुम परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। ठीक है भैया, और फ़ोन रखकर सो जाती है। आज अनीशा इतनी थकी हुई थी कि वह यह भी नहीं देखती कि उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से बहुत सारे मैसेज आए हैं। अगले सुबह संडे होने के कारण अनीशा आराम से उठती है और अपना फ़ोन देखती है। उसके फ़ोन पर फिर से एक नए नंबर से मैसेज आता है। अनीशा मैसेज पढ़ने लगती है। हाय अनीशा, कैसी हो? मैंने तुझे मना किया था ना कि तुम किसी और से बात नहीं करना, लेकिन तुमने कॉलेज में जतिन से बहुत देर बातें की, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और तुझे पार्टी में ज्योति के घर जाने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैं चाहता हूँ कि तुम बस कॉलेज जाओ और सीधे वहाँ से घर आओ। अनीशा उसी नंबर पर रिप्लाई करती है, जब तक तुम अपने बारे में क्लियर नहीं करोगे कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। इधर जतिन सुबह आराम से सो रहा है, तभी उसकी मम्मी उसे जगाने के लिए आती है।
अरे जतिन उठो बेटा, जानवी लखनऊ जा रही है, कम से कम उसे एयरपोर्ट तो छोड़ कर आओ। जतिन, लेकिन मम्मी, दीदी का तो अभी जाने का कोई प्लान नहीं था। नताशा जी, उसे कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए वह आज ही जा रही है। तुम बस उठो और उसे एयरपोर्ट छोड़ कर आओ। ठीक है मम्मी, जैसा आप बोलो। और वह जल्दी से उठता है और फ्रेश होकर जानवी के साथ एयरपोर्ट चला जाता है। जानवी फ्लाइट पकड़ लेती है और लखनऊ पहुंच जाती है। जानवी लखनऊ से ही एमबीए कर रही है और वह अपनी मम्मी को बोलती है कि उसे अपने कॉलेज में कुछ अर्जेंट काम आ गया है। मंडे को उसे हर हाल में कॉलेज जाना ही पड़ेगा, इसीलिए वह आज ही लखनऊ आ गई। जबकि सच्चाई तो यह थी कि जानवी का बॉयफ्रेंड उसे अर्जेंटली लखनऊ बुला रहा था। जानवी का बॉयफ्रेंड भी लखनऊ में ही रहता था, इसीलिए जानवी लखनऊ पहुंचकर अपने हॉस्टल जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। जानवी का बॉयफ्रेंड, जानवी तुम हॉस्टल पहुंच गई हो क्या? हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। तुम बताओ, अर्जेंटली मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं अभी मम्मी के पास 2-4 दिन और रुकने वाली थी। देखो जानवी, मुझे पता है कि तुम मम्मी के पास 2-4 दिन और रुकने वाली थी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे तुम्हें अर्जेंटली बुलाना पड़ा। ठीक है, अब बता भी दो कि वह अर्जेंट काम क्या है। जानवी का बॉयफ्रेंड, सुनो जानवी, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम 1 घंटे बाद अपने हॉस्टल के पीछे वाले मंदिर में आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूँगा। लेकिन तुम मुझे अचानक से मंदिर में क्यों बुला रहे हो? जानवी प्लीज़, तुम पहले वहाँ समय पर आ तो जाओ, मैं तुझे सारी बातें बता दूँगा। ओके। वह फ़ोन रख देती है और फ्रेश होने चली जाती है। फिर वह जल्दी जल्दी खाना खाती है और मंदिर के लिए निकल जाती है। ज्योति के घर में ज्योति के दिल में इतनी बेचैनी रहती है कि उसे ना तो रात में नींद आती है और ना सुबह ही। इसीलिए ज्योति आज सुबह सुबह ही उठ जाती है। उसे जगा हुआ देख उसकी मम्मी पूछती है, अरे ज्योति, क्या बात है? आज तो संडे है, आज तू कैसे सवेरे उठ गई? बस मम्मी, ऐसे ही मेरी नींद खुल गई। अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही सवेरे जागा करो, सवेरे जागने से सारा काम समय पर होता है। हाँ मम्मी, यह तो है। विक्रम जी, अब उठ गई हो तो फ्रेश होकर आ जाओ, सब साथ मिलकर नाश्ता भी कर लेते हैं। ओके पापा। और थोड़ी ही देर में ज्योति फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। साधना जी सभी के लिए नाश्ता निकालती है। ज्योति धीरे धीरे नाश्ता कर रही है। साधना जी, क्या बात है ज्योति, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, कहीं तुम रात वाली बात को लेकर परेशान तो नहीं हो? जी मम्मी, ज़्यादा परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन इस बात का दुख है कि पापा ने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि क्या मैं विराज अंकल के बेटे से शादी करना चाहती हूँ या नहीं। विक्रम जी, इसमें पूछने की क्या बात है? हम लोग तुम्हारे बारे में भला ही सोचेंगे ना। और विराज जी का परिवार पैसे वाला है, तुम उसके घर में अच्छे से एडजस्ट कर जाओगी, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने सोच समझकर यह फैसला लिया है। पापा, क्या पैसे से ही सारी खुशियाँ मिल जाती है? विक्रम जी, हाँ ज्योति, अभी के ज़माने में सारी खुशियाँ पैसों से ही मिलती है। अपने हायर एजुकेटेड पापा के इस जवाब से ज्योति मन ही मन सोचती है कि आज तक वह यह सोचती थी कि अनीसा के परिवार वाले पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन सच तो यह है कि उसकी फैमिली भी पुराने ख्यालों की है। विक्रम जी, क्या हुआ ज्योति, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके ज्योति, तुम अच्छे से सोच लो, लेकिन एक बात याद रखना, अभी के समय में तुम्हारे पास धन दौलत है तो दुनिया तुम्हारी है, लेकिन अगर नहीं है तो तुम्हारा कोई नहीं है। जी पापा, कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं। साधना जी, मुझे लगता है ज्योति और दीपक दोनों एक बार आपस में मिलकर बात कर लेते, तब आपको यह रिश्ता फाइनल करना चाहिए था। विक्रम जी, तुम कहती हो तो मैं इसके बारे में विराज जी से बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। यह बोलकर विराज जी किसी काम से बाहर चले जाते हैं।
इधर लखनऊ में जानवी जब मंदिर पहुंचती है तो वहां अपने बॉयफ्रेंड को देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड शादी की सारी तैयारी के साथ उसका इंतजार कर रहा था। सुमित, यह सब क्या है और यह किसकी शादी होने वाली है? जानवी, यहाँ हमारी शादी होने वाली है। सुमित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारी शादी अभी मंदिर में क्यों होगी? सुमित, देखो जानवी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है कि हम दोनों आज यही मंदिर में शादी करेंगे। लेकिन क्यों? वह इसीलिए कि अगर मैंने आज तुमसे शादी नहीं की तो मेरी शादी किसी और से कर दी जाएगी। तुम्हारी शादी किसी और से? अब तक तो तुमने यह बात नहीं बताई थी कि तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली है। सुमित, देखो जानवी, मेरी बहन ने मुझे रात में फ़ोन करके बताया कि घर में मेरी दादी और पापा मिलकर मेरी शादी कहीं फिक्स करवा रहे हैं। और मेरे घर में मेरी दादी एक बार तो जो बोल देती है वह पत्थर की लकीर बन जाती है। और कुदरत का करिश्मा देखो, मेरी ज्वाइनिंग मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर होने वाली है और उसके लिए मुझे कल ही यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही कल घर जाऊँगा तो मैं वहाँ फंस जाऊँगा और तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानवी, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है कि मैं आज यही तुमसे मंदिर में शादी करूँगा और समय आने पर हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। अभी जल्दबाजी में कोर्ट में शादी हो नहीं सकती, इसीलिए हम लोग यहाँ ईश्वर के सामने जल्दी से शादी कर ले। यह देखो, मैंने सारी तैयारी भी करके रखी है और पंडित जी भी आ चुके हैं। जल्दी चलो जानवी, हमारे पास वक्त नहीं है। जानवी एक नज़र सामने देखती है तो वहाँ सिंदूर, मंगलसूत्र, 2 फूल की माला और दुल्हन की चुनरी रखी हुई थी। जानवी, लेकिन सुमित, मैं अपने मम्मी और अपने भाई को क्या जवाब दूंगी? देखो जानवी, जवाब तो मुझे भी अपने घर में देना होगा और अभी मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। यह बात हम दोनों मिलकर सोच लेंगे। फिलहाल अभी शादी करते हैं और शादी के बाद जो होगा दोनों मिलकर संभाल लेंगे और तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर तुम्हारे या मेरे घर के लोग हम लोगों को ज़्यादा परेशान करेंगे तो हम दोनों अलग घर लेकर रह लेंगे। आखिर परेशानी किस बात की है? सुमित की यह अलग घर लेकर रहने वाली बात जानवी को भी अच्छी लगती है। उसे भी लगता है कि अगर घर के लोगों ने परेशान किया तो हम लोग अलग से घर लेकर रह लेंगे। आखिर सुमित की भी तो नौकरी लग ही गई है। यह सोचकर वह शादी करने के लिए बैठ जाती हैं और तुरंत ही पंडित जी दोनों की शादी करवा देते हैं। सुमित अपने भाई मोहित और अंकित को लेकर आया हुआ था, जो कि इन दोनों की शादी की तस्वीर भी लेते हैं और इन दोनों के फ़ोन पर सेंड कर देते हैं। शादी के बाद दोनों पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं और सुमित जानवी के साथ फ्लाइट से घर के लिए निकल जाता है। इस सब की तैयारी तीनों भाइयों ने मिलकर की थी। मोहित और अंकित दोनों को छोड़ने एयरपोर्ट तक आए थे। रास्ते में सुमित अनीशा के फ़ोन पर मैसेज करता है, अनीशा, मैं आज रात को घर आ रहा हूँ, वह भी तुम्हारी भाभी को साथ लेकर, लेकिन अभी तुम यह बात घर में किसी को नहीं बताना। अनीशा मैसेज पढ़ती है तो शॉक्ड रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह क्या करे तो करे क्या, आगे क्या होगा। क्या सुमित और जानवी को घर वाले अपनाएंगे या उनको घर से बाहर निकाल देंगे? अनीशा को फ़ोन करने वाला वह गुमनाम कौन है? क्या जतिन की ज्योति से शादी होगी? क्या जतिन ही वह गुमनाम फ़ोन करने वाला है? आगे क्या क्या होने वाला है? जो कुछ भी होगा आपको तो कहानी में मज़ा ही आने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तभी हम अगला भाग लेकर जल्दी आएंगे। तो मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।